वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जब तक मैं लिखूंगी तब तक पुत्र एक बार फटाफट रिवीजन ले लो सारे पॉइंट्स की। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सटन एंड बोवरी इन 1902। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इवन इसमें हमने ये भी पढ़ लिया था कि इन दोनों ने क्या स्टडी किया था, बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम। पुत्र किस तरह से क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, ठीक है, कैसे वो सेपरेट होते हैं, कैसे वो अरेंज होते हैं, ये सारी चीजें इन्होंने स्टडी करी। मतलब क्रोमोसोम का बिहेवियर स्टडी किया, फिर उस बिहेवियर को कंपेयर किया था किसके साथ, मेंडल के लॉ के साथ। जो मेंडल ने लॉज दिए थे ना अपने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन सब के साथ उसका कंपैरिजन करा, ठीक है। और वो सारी चीजें बिल्कुल फिट बैठ गई थी। जैसे जैसे मेंडल्स ने अपने लॉ दिए थे, जो जो चीजें वो कंपेयर करना चाहते थे वो इजीली उनके पास निकल के आ रही थी, ठीक है। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आगे आओ जरा, आप देखो। By observing above parallelism, chromosomal theory of inheritance was proposed by Sutton and Boveri। अंडरलाइन कर लो दोनों के नाम, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसने दी थी बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी, किसने दी थी, सटन एंड बोवरी ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली मतलब दोनों ने साथ मिलके काम नहीं किया था भाई, ठीक है, दोनों ने अलग अलग काम किया था। ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आ चुका है, दैट इज 1902। क्लियर? दे प्रपोज्ड दैट क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स। अंडरलाइन मेंडेलियन फैक्टर्स। अब आपको अच्छी तरह से पता है मेंडल फैक्टर मतलब किसकी बात हो रही है, जीन्स की बात हो रही है। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअल में ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स कहाँ पे हैं, किसके ऊपर लगे हुए हैं, These are present on the chromosome, ठीक है। ये क्रोमोसोम है और ये मैंने बना दिया एक फैक्टर, या इसको हम क्या बोल देंगे, जीन बोल देंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि क्रोमोसोम्स आर द कैरियर फॉर द फैक्टर या फिर जीन। अच्छा, आगे अंडरलाइन करो। एंड इट इज द क्रोमोसोम एंड नॉट द जीन्स विच सेग्रीगेट, अंडरलाइन करो, एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द मियोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। पुत्र जब उन्होंने कंपैरिजन किया तो उन्होंने बताया कि एक्चुअल में ये फैक्टर्स नहीं है जो सेग्रीगेट हो रहे हैं या इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, जो मेंडल ने अपने रूल में बोला था। इन्होंने बोला कि एक्चुअल में ये क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स हैं जो क्या शो कर रहे हैं, सेग्रीगेशन शो कर रहे हैं एंड ऑल्सो द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो इट इज द क्रोमोसोम एंड नॉट द जीन्स विच सेग्रीगेट and assort independently during the meiosis when there is formation of gamete, ठीक है। and recombine, और दोबारा कंबाइन भी होते हैं at the time of fertilization, that is in the formation of zygote। हमें पता है ना बेटा। देखो फिर से देखो जरा, मेंडल ने अपने लॉ में क्या बोला था, एक छोटा सा क्रॉस हम बना लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या आए, गैमेट्स आए, ये भी क्या आए, गैमेट्स आए। दोनों गैमेट्स आपस में कंबाइन करके क्या बन गया पुत्र, हाइब्रिड बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसकी हमने सेल्फिंग करवाई थी, देन देयर इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये गैमेट्स बने थे, ठीक है। और जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस आए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये जाइगोटिक कॉम्बिनेशन थे। तो मेंडल ने तो क्या शो करा था, ये क्या है सारे, दीज आर द टाइप ऑफ फैक्टर्स, दीज आर द टाइप ऑफ जीन्स, ठीक है। तो मेंडल ने तो क्या बोला था कि भाई फैक्टर पड़े होते हैं, फैक्टर अकेले नहीं होते, फैक्टर हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी पढ़ा, ये भी करवाया कि ये जो फैक्टर्स हैं बेटा, व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो हमेशा एक ही फैक्टर आगे जाएगा, एक ही जीन आगे जाएगी। फिर उसके बाद वो फैक्टर्स कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड। फिर अगेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, है ना, ये दोनों गैमेट्स एक दूसरे से अलग हो गए, फिर जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस आ गए। तो ये जो हमने क्रॉस बनाया, ये क्रॉस तो हमें सिर्फ कैसे दिख रहा है पुत्र, जीन्स या फैक्टर्स के साथ दिख रहा है। बट इन्होंने अब क्या बोला, सटन और बोवरी ने, कि यहाँ पे एक्चुअल में
ये जो दोनों पेयर में हैं, ये पेयर में क्या है, दीज आर द टाइप ऑफ क्रोमोसोम। इस तरह से, चलो ऐसे बना दिए, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये भी क्या है, क्रोमोसोम, ठीक है। और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स पड़ी हुई हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल टी, यहाँ पे भी लिख दिया कैपिटल टी, है ना, यहाँ पे लिख दिया स्मॉल टी, ठीक है। इसका मतलब जीन्स पड़ी हुई हैं, किसके ऊपर पड़ी हुई हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर पड़ी हुई हैं जीन्स, ठीक है। फिर आगे ये जो एक एक जीन आ रही है, ये एक्चुअल में क्या है, जब गैमीट बनेंगे तो आगे सिर्फ कितने क्रोमोसोम जाएंगे, एक ही जाएगा। फिर ये दोनों क्रोमोसोम्स, यहाँ पे कैपिटल टी, फिर ये दोनों क्रोमोसोम हाइब्रिड में इकट्ठे हो जाएंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जब फर्टिलाइजेशन होगी। फिर ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, इधर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और जब जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आएगा तो ये दोनों क्रोमोसोम्स फिर से इकट्ठे हो जाएंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अंडरस्टूड, ठीक है, क्लियर बेटा, है ना। आगे देखो अब नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय, एंड सर्कल करो नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉमस हंट मॉर्गन। ये भी PYQ बेटा। अब इन्होंने बता तो दिया कि भाई जो जीन्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, और इसके लिए आगे फिर एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, बट वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इनकी तरफ से नहीं आई, किसकी तरफ से आई, एक और साइंटिस्ट बेटा जिनका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। क्या नाम है, थॉमस हंट मॉर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सीधा ही हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस was given by मॉर्गन। मॉर्गन ने इस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए, ठीक है। अच्छा, और मॉर्गन अकेले नहीं थे बेटा, मॉर्गन के साथ उनके स्टूडेंट्स भी थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के नाम स्टुअर्ट एंड ब्रिजेस। दिस लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर वेरिएशंस दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, और इसकी वजह से उनके पास कुछ पर्टिकुलर रूल्स, कुछ पर्टिकुलर बेसिस निकल के आए अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो वेरिएशंस आ रही हैं, ये वेरिएशंस क्यों आ रही हैं, किस वजह से वेरिएशंस आ रही हैं, वो सारी चीजें, वो सारे बेसिस भी पता चल गए, ठीक है। क्लियर बेटा, किसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी, इट वाज गिवन बाय मॉर्गन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आओ अब, सेलिएंट फीचर्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या क्या फीचर्स हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के, पुत्र, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्या क्या फीचर्स हैं, पेरेंट्स पास ऑन टू यंग वंस ओनली स्पर्म एंड ओवम, पहला पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पेरेंट्स हैं, ठीक है। हमें पता है कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन बनती है, अगली जनरेशन बनती है, जिनको हमने बोल दिया प्रोजेनी, ठीक है, या फिर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो पेरेंट्स पास ऑन टू यंग वंस, ये जो नई प्रोजेनी है, नई जनरेशन है, इसमें क्या पास ऑन हो रहा है बेटा, देयर इज ओनली पास ऑन ऑफ स्पर्म, मतलब फादर वाली साइड से क्या आएंगे, स्पर्म आएंगे, और मदर वाली साइड से क्या आएगा, ओवम आएगा, ठीक है। तो प्रोजेनी एक्चुअल में किससे बनी, ये जो नया ऑफस्प्रिंग बना, ये किससे बना, पेरेंट्स फादर से क्या आए, स्पर्म, फीमेल मतलब मदर से क्या आए, ओवम, स्पर्म और ओवम पुत्र आपस में कंबाइन हुए, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बना, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी, ऐसे ही हुआ था, ठीक है, क्लियर। सो स्पर्म एंड ओवम कैरी ऑल द हेरिडिटरी ट्रेट, इसका मतलब अगली जनरेशन में जितने भी कैरेक्टर आ रहे हैं, हेरिडिटरी ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स, ठीक है, अगली जनरेशन में जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वो कैरेक्टर एक्चुअल में किसकी वजह से आ रहे हैं, ड्यू टू द स्पर्म एंड ओवम। इसका मतलब स्पर्म के पास भी क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, और ओवम के पास भी क्या पड़ा होगा, जेनेटिक
मटेरियल। तो ये हमने पहले किया था फर्स्ट यूनिट में कि बेटा स्पर्म भी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सेल। ओवम क्या है, ये भी एक सेल है, इसके पास भी अपना न्यूक्लियस है, इसके पास भी अपना न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है तो जेनेटिक मटेरियल भी पड़ा होगा। सो स्पर्म एंड ओवम कैरी ऑल द हेरिडिटरी ट्रेट, किसके अंदर, जेनेटिक मटेरियल के अंदर। और पुत्र वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, इट इज एक्चुअली डीएनए। ये क्या है, डीएनए है। क्लियर हो गया, ये पहला पॉइंट। अच्छा जी पुत्र, अब दूसरा पॉइंट देखो, क्या पॉइंट है। स्पर्म प्रोवाइड ओनली न्यूक्लियस टू द जाइगोट। ओनली न्यूक्लियस, अंडरलाइन करो, ओनली न्यूक्लियस। ध्यान दो जरा पुत्र, जब स्पर्म की डायग्राम हमने करी थी तो स्पर्म की डायग्राम में हमारे पास क्या क्या चीजें थी। एक था एक्रोजोम, ठीक है, एक्रोजोम है ना, ठीक है। उसके बाद एक्रोजोम के साथ ही आगे हेड पड़ा हुआ था। हेड में क्या था, हेड में था न्यूक्लियस, मतलब मेन इसका पार्ट जो है हेड का, हेड एक्रोजोम हेड में ही आता है, ठीक है। एक्रोजोम के साथ यहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा हुआ था और उससे आगे पड़ा हुआ था मिडल पीस, मिडल पीस, ठीक है। और ये है टेल, ऐसे ही ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब देखो लाइन पढ़ो। स्पर्म प्रोवाइड ओनली न्यूक्लियस टू द जाइगोट। When there is formation of zygote, पुत्र जब स्पर्म और ओवम आपस में कंबाइन करते हैं, जब जाइगोट बनता है तो स्पर्म की तरफ से सारी की सारी चीजें नहीं आ रही हैं। स्पर्म के पास तो बहुत कुछ है, हेड है, मिडल पीस है, टेल है, ठीक है। पर इसमें से सिर्फ कौन सा पोर्शन आ रहा है, हेड आ रहा है, मतलब न्यूक्लियस आ रहा है, ठीक है, ओनली न्यूक्लियस। दिस शो दैट हेरिडिटरी ट्रेट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब यहां से हमें पता चल रहा है कि जो हेरिडिटरी ट्रेट है, जो करेक्टर है, वो मिडल पीस के पास नहीं है, वो टेल के पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास पड़ा हुआ है, इन द न्यूक्लियस। किसके पास पड़ा होगा, न्यूक्लियस के पास पड़ा होगा। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। हमें पता है ये चीज कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़े हुए हैं, जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम, सो दीज आर द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट। इसका मतलब कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कैरियर हैं, किसके लिए, उन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए। वो वाले कैरेक्टर जो एक पेरेंटल जनरेशन से अगली जनरेशन में जा रहे हैं। ध्यान दो बेटा, वो वाले कैरेक्टर जो एक पेरेंटल जनरेशन से अगली जनरेशन में जा रहे हैं, वो कैरेक्टर एक्चुअल में किसकी हेल्प से अगली जनरेशन में गए, विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स आर द कैरियर फॉर हेरिडिटरी ट्रेट, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। क्लियर। अच्छा, सटन सजेस्टेड दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम इन अ लीनियर ऑर्डर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। अब सटन ने क्या बोला, मान लो पुत्र दिस इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, तो इन्होंने बोला कि जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, दीज आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। ये जीन्स बना दी मैंने, ठीक है। और कैसे अरेंज्ड है, एनसर्कल करो, इन अ लीनियर ऑर्डर, ऐसे सारी जीन्स पड़ी हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे नाम ही लिख देती हूँ, ABCDEFGHIJ, ऐसे ये जीन्स पड़ी हुई हैं। मान लो ये क्या है, दीज आर द टाइप ऑफ जीन्स। तो इन्होंने बोला कि जीन्स किसके ऊपर प्रेजेंट होंगी, दीज आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। और कैसे बेटा, लीनियर ऑर्डर में। किस तरह से ये जीन्स पड़ी हुई हैं, लीनियर ऑर्डर में जीन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, ईच सोमैटिक सेल हैज 2 क्रोमोसोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक सोमैटिक सेल के अंदर, सोमैटिक सेल खुद कैसा है बेटा, डिप्लॉयड इन नेचर। सोमैटिक सेल पुत्र कैसा होगा, इट इज डिप्लॉयड इन नेचर। तो सोमैटिक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, 2 क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, मतलब एक जैसे, ईच टाइप मतलब एक जैसे। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, इसकी तरह एक और क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, सेम क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, ये दूसरा बना दिया मैंने, ठीक है। 2 क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, सो देयर मस्ट बी 2 जीन्स ऑफ ईच काइंड। इसका मतलब अगर 2 क्रोमोसोम एक जैसे हैं, इसका मतलब 2 जीन्स होंगी एक जैसी, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने एक क्रोमोसोम बनाया ना पुत्र, ये क्रोमोसोम बनाया, ये दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हैं। एक क्रोमोसोम आया है मदर वाली साइड से, एक क्रोमोसोम आया है फादर वाली साइड से। इसका मतलब जीन्स भी कितनी होंगी, 2 होंगी एक कैरेक्टर के लिए, ठीक है। जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए यहाँ पे एक जीन पड़ी है,
तो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर सेम जगह पे उसी करेक्टर के लिए जीन पड़ी होगी। पुत्र जीन सेम भी हो सकती है, मतलब ऐसा भी हो सकता है डोमिनेंट डोमिनेंट, या फिर जीन रिसेसिव भी हो सकती है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट यहाँ पे रिसेसिव, या ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे भी रिसेसिव यहाँ पे भी रिसेसिव। ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इन मियोसिस। अच्छा, अब इन क्रोमोसोम को, इन पेयर को हमने क्या बोल दिया, दीज आर नोन एज होमोलोगस पेयर। ये जो सेम टाइप के क्रोमोसोम होते हैं ना बेटा, दीज आर नोन एज होमोलोगस पेयर। ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इन द मियोसिस। जब मियोसिस होती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हमें पता है कहाँ अलग होते हैं, एनाफेज अलग में अलग हो जाएंगे, एनाफेज 1 में। ठीक है, एनाफेज 1 में अलग हो जाएंगे। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इन मियोसिस, सो 2 जीन्स ऑफ ट्रेट, तो करेक्टर वाली जो 2 जीन्स हैं पुत्र, दे ऑल्सो सेग्रीगेट, दे ऑल्सो सेपरेट, एंड गैमीट हैज ओनली 1 जीन ऑफ द ट्रेट। जब ये 2 क्रोमोसोम, ये देखो 2 क्रोमोसोम पेयर हैं दोनों, है ना, यहाँ पे भी जीन पड़ी है, यहाँ पे भी जीन पड़ी है। ठीक है, ये मान लो मैटरनल, ये मान लो पूरी तरह से पैटर्नल। ठीक है। अब आगे जब गैमीट बने तो गैमीट में एक ही जीन आई, और वो जीन किस पे लगी हुई थी, क्रोमोसोम के ऊपर लगी हुई है, पता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम आ रहे हैं, ओनली 1 क्रोमोसोम। इसका मतलब कितनी जीन्स आ रही हैं, ओनली 1 जीन। ठीक है। और पेयर्ड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम इज रिस्टोर्ड इन द जाइगोट। अब जब ये गैमेट्स आपस में मिलेंगे, है ना, जाइगोट जब बनेगा तो जीन्स भी इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, दोनों जीन्स इकट्ठी हो जाएंगी। जो पेयर्ड जीन्स हैं, पेयर्ड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम ऑल्सो, पेयर्ड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम इज रिस्टोर्ड इन द, किसमें पुत्र, इन द जाइगोट। ठीक है। सो जीन्स ऑल्सो बिकम पेयर्ड, तो जीन्स भी कैसी होगी, पेयर्ड होगी। देयर आर फार मोर न्यूमरस कैरेक्टर देन क्रोमोसोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो। देयर आर फार मोर न्यूमरस कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे देन क्रोमोसोम। देखो ध्यान दो, अगर हम अपना ही एग्जाम्पल लें पुत्र, तो हमारे अंदर तो सिर्फ कितने क्रोमोसोम पड़े हैं एक सेल के अंदर, 46 क्रोमोसोम पड़े हुए हैं पुत्र। जीन्स सिर्फ 46 नहीं है। ठीक है, जीन्स बहुत सारी हैं, हजारों जीन्स पड़ी हैं। इसका मतलब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, देयर आर फार मोर न्यूमरस कैरेक्टर, हजारों जीन्स हैं, हजारों कैरेक्टर हैं, ठीक है, देन क्रोमोसोम। सो ईच क्रोमोसोम मस्ट कैरी सेवरल जीन्स ऑन इट। इसका मतलब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे कैरेक्टर के लिए जीन प्रेजेंट हो सकती है। क्लियर बेटा, फटाफट इसको एक रीडिंग दो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी से थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपके डाउट्स थे पुत्र। पहले तो ये वाली डायग्राम देखो फिर से, वैसे तो ये मैंने क्लास में आपको समझाई थी एक बार, है ना, पर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। ध्यान दो, ये डायग्राम नीट में आई हुई है। अच्छा, ये क्या शो कर रही है, मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन, मतलब गैमीट फॉर्मेशन इन अ सेल विद 4 क्रोमोसोम। ठीक है, 4 क्रोमोसोम्स। क्लियर, मियोसिस और जर्म सेल फॉर्मेशन इन अ सेल। ठीक है, एक सेल में हम आगे क्या शो कर रहे हैं, मियोसिस शो कर रहे हैं, जर्म सेल फॉर्मेशन शो कर रहे हैं विद द 4 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम हमें नजर आ रहे हैं, 4 क्रोमोसोम्स हमें नजर आ रहे हैं। कैन यू सी हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड। हमें यहाँ पे ये देखना है अच्छी तरह से, किस तरह से ये जर्म सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, और कैसे ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो देखो, अभी तक डिवीजन नहीं हुई। मान लो कोई सेल था, सेल के लिए मैंने यहाँ पे सीधा ही लिख दिया वो साइड था। ठीक है, और पुत्र अब ये गैमेट्स कौन से बन रहे होंगे, फीमेल, चलो फीमेल गैमेट तो नहीं ले सकते हम वो साइड, क्योंकि यहाँ पे एग नहीं बनेगा एक। ठीक है, हम यहाँ पे सीधे ले रहे हैं, इट इज स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, चेंज कर लो यहाँ पे, इट इज स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट मतलब इससे आगे क्या बन रहे होंगे, ये सारे स्पर्म बन रहे होंगे। 4 टाइप ऑफ स्पर्म बन रहे हैं। ठीक है, इनको हमने क्या बोल दिया, जर्म सेल बोल दिया। अब पुत्र मान लो ये स्पर्मेटोसाइट था, इसने अब डिवीजन करनी है। डिवीजन करने के लिए सबसे पहले इसको तैयार होना पड़ेगा डिवीजन के लिए। तो ये जो आपको 2 स्टेजेस नजर आ रही हैं, G1 और G2, ये तैयारी चल रही है इनकी। ठीक है, तैयारी मतलब सेल साइकिल में एक पर्टिकुलर फेज जिसका नाम है इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज। तो देखो,
सबसे पहले इस सेल में इस तरह से क्रोमोसोम्स पड़े हुए थे, है ना। एक क्रोमोसोम इन्होंने ये शो कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये। ठीक है, क्लियर बेटा? क्लियर? इट इज येलो इन कलर, नजर आ रहा है आपको? ये एक्चुअल में ऑरेंज कलर है, ठीक है, और ये वाला कलर एक्चुअल में रेड है, एंड दिस इज ग्रीन। ऐसे अलग अलग क्रोमोसोम इन्होंने शो कर दिए हैं अलग अलग कलर के साथ, ठीक है। ये G1 फेज है। अच्छा, G1 के बाद एक फेज आती है जिसका नाम है S फेज। S फेज में ये वाले जो क्रोमोसोम हैं ये रेप्लिकेट हो जाते हैं। तो देखो, ये वाला जो क्रोमोसोम है ये रेप्लिकेट होके इसने एक और अपने जैसा क्रोमेटिड बना लिया, तो ये बन गया डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये बन गया डबल स्टैंडर्ड। पहले कैसा था? सिंगल स्टैंडर्ड, यहाँ पे बन गया डबल स्टैंडर्ड। सारे ही क्रोमोसोम में ऐसा हो रहा है। ये भी पहले कैसा था? सिंगल स्टैंडर्ड, यहाँ पे कैसा बन गया? डबल स्टैंडर्ड। ये कैसा था? सिंगल स्टैंडर्ड, यहाँ पे कैसा बन गया? डबल स्टैंडर्ड। ये भी था सिंगल स्टैंडर्ड, ये भी कैसा बन गया? डबल स्टैंडर्ड। मतलब जितने भी क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, 4 क्रोमोसोम जो हमें नजर आ रहे हैं वो सारे फिलहाल के लिए कैसे हैं? डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, क्लियर बेटा? इन G2 फेज हमें ये सारे डबल स्टैंडर्ड नजर आ रहे हैं। अब हम एंटर हो गए मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में सबसे पहले क्या आएगी? प्रोफेज 1, ठीक है, उसके बाद आएगी एनाफेज 1। इन्होंने सीधी क्या शो करी हुई है? एनाफेज ही शो करी हुई है। दिस इज द एनाफेज 1, और ये पुत्र कौन सी है? इट इज एनाफेज 2। ठीक है, तो देखो एनाफेज 1 में अब क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेयर में आगे होते हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, सेपरेट होते हैं। तो देखो, उससे पहले क्या बना होगा? बाइवेलेंट बना होगा। बाइवेलेंट मतलब होमोलोगस पेयर, ठीक है। तो देखो, ये दोनों क्रोमोसोम पेयर में हैं, इसको हमने क्या बोल दिया? होमोलोगस पेयर मीन्स 1 बाइवेलेंट। एक बाइवेलेंट के अंदर 2 क्रोमोसोम आते हैं, और क्रोमेटिड्स कितनी होती हैं एक्चुअल में? देयर आर 4 क्रोमेटिड्स। और ये दूसरा पेयर, ठीक है, ये दूसरा पेयर, ठीक है, दूसरे पेयर में भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 2 क्रोमोसोम, क्रोमेटिड कितनी? 4। ठीक है, मतलब एक्चुअल में हमें पुत्र इस डायग्राम में 2 बाइवेलेंट दिख रहे हैं। एक बाइवेलेंट कंप्लीट ये वाला, और एक बाइवेलेंट ये वाला। 2 बाइवेलेंट नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब ये कौन सी फेज है? इट इज एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या हुआ? देयर इज अ सेपरेशन ऑफ होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर अलग हो गए। एक पूरा क्रोमोसोम उधर चला जाएगा, ये वाला पूरा क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, ये वाला भी ऐसे शो करेगा, तो ये वाला क्रोमोसोम भी उधर। एरो ये क्या शो कर रहा है बेटा? कि ये दोनों क्रोमोसोम कहाँ जा रहे हैं? पोल की तरफ जा रहे हैं। ये दोनों उधर चले गए और ये दोनों उधर चले गए। ठीक है, मतलब जैसे ही पुत्र हमारे पास मियोसिस 1 खत्म होगी, हमारे पास कितने सेल्स बने होंगे? 2 सेल्स बने होंगे, एक सेल इधर, एक सेल इधर। ठीक है, इस सेल के अंदर भी ये दोनों क्रोमोसोम इधर वाले, ठीक है, ऊपर वाले दोनों क्रोमोसोम इस सेल के अंदर, ये वाले दोनों क्रोमोसोम इस सेल के अंदर। ठीक है, क्लियर बेटा? ये वाले दोनों क्रोमोसोम इस सेल के अंदर, ये वाले दोनों क्रोमोसोम इस सेल के अंदर। और क्रोमोसोम नंबर कैसा हो गया? हाफ। पहले कैसा चल रहा था? डबल चल रहा था, 2n चल रहा था। अब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। ठीक है, जैसे मान लो, अब देखो यहाँ पे जितने क्रोमोसोम शो करे हुए हैं, हम वैसे ही अगर दिखाएं, ये 23 अभी भूल जाओ, ठीक है, वैसे अगर हम दिखाएं, पहले टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 4। मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली कितने पड़े हुए हैं? यहाँ पे 2n कितने हैं? इधर शो करती हूँ, देखो ध्यान से देखो, 2n कितने हैं? पहले 4। डिप्लॉयड नंबर टोटल कितना है? 4 है। ठीक है, 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब नंबर क्या हो जाएगा पुत्र? हाफ हो जाएगा, मतलब 2, है ना। तो देखो, मियोसिस 1 जब खत्म होगी, कितने सेल्स होंगे? 2 सेल होंगे। ठीक है, 2 सेल होंगे, और हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम पड़े हैं? इसके अंदर भी 2, इसके अंदर भी 2। अब समझ आया? ठीक है, तो देखो जरा, टोटल कितने हैं? 4। यहाँ पे भी कितने रहे? 4, है ना। यहाँ पे भी कितने पड़े हुए हैं? 4 ही पड़े हुए हैं। ठीक है, 4 ही पड़े हुए हैं। क्लियर बेटा? ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। सेल कितने बन गए? 2 बन गए। ठीक है, इसमें भी कितने क्रोमोसोम है? 2 हैं, ये वाले 2, और इसमें भी कितने हैं? ये वाले 2। फिर उसमें हमने करवा दी मियोसिस 2। मियोसिस 2 में एक पर्टिकुलर स्टेज नजर आ रही है हमें, एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होगा? पहले ये कंप्लीट क्रोमोसोम था, ये येलो वाला। ठीक है, अब एनाफेज 2 में क्या हुआ? सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए। सेंट्रोमियर स्प्लिट हुए, ये वाली क्रोमेटिड उधर चली गई, ये वाली क्रोमेटिड इधर चली गई, ये वाली क्रोमेटिड कंप्लीट उधर चली गई, ये वाली क्रोमेटिड कंप्लीट इधर चली गई। ठीक है, ऐसे ही होगा, है ना। सेम इसमें ऐसे ही दिख रहा है हमें। और एट द एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 जर्म सेल्स। कितने जर्म सेल्स नजर आ रहे हैं? 4 जर्म सेल्स नजर आ रहे हैं।
ठीक है, तो देखो ये वाले दोनों क्रोमोसोम इधर चले गए, यहाँ पे भी पुत्र ध्यान दो, यहाँ पे भी कितना नंबर है, यहाँ पे भी नंबर कैसा है, हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड, यहाँ पे भी कितना रह गया, हैप्लॉइड। ये एक क्रोमोसोम इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, ये वाले इधर आ गए इस सेल में, ये दोनों इधर आ गए इस सेल में, और ये दोनों इधर आ गए इस सेल में। दिस इज द एनाफेज 2 एंड ये हमें नजर आ रहे हैं जर्म सेल। ये एक डायग्राम कंप्लीट होगी। अच्छा, एक और डायग्राम है और एक्सप्लेनेशन है आपके एनसीईआरटी में पुत्र, ये भी आपने अच्छी तरह से करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन नहीं समझ आएगा कुछ ना तो बता देना है, ठीक है। देखो सबसे पहले ये अभी वही चल रही है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आ गई उसके बाद हमें पता चल गया, उन्होंने शो करा कि भाई ये जो जीन्स हैं किसके ऊपर पड़ी हुई हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डायग्राम शो करी हुई हैं जो क्या दिखा रही हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। और इससे हम कंपैरिजन भी करेंगे कि मतलब ये अगर क्रोमोसोम्स हैं तो सारी जीन्स कहाँ लगी हुई हैं, इन क्रोमोसोम के ऊपर लगी हुई हैं, ठीक है। क्रोमोसोम यहाँ पे इकट्ठे हैं, फिर क्रोमोसोम अलग हो गए हैं, क्रोमोसोम अलग हो गए हैं मतलब जीन्स अलग हो रही हैं, फिर यहाँ पे क्रोमेटिड्स अलग हो रही हैं मतलब जीन्स अलग हो रही हैं। तो एट द एंड हमारे पास कितने क्रोमोसोम आ गए, एक एक क्रोमोसोम आया, सिर्फ एक एक क्रोमेटिड आई, और इस क्रोमेटिड के ऊपर कितनी जीन्स लगी होंगी, एक एक ही जीन लगी होगी, ठीक है। साथ साथ में आपको मैं अलग से जीन के साथ भी डायग्राम शो कर दूंगी। तो देखो अ कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स। सबसे पहले ये टेबल ध्यान से देखो, टेबल में पुत्र यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड यहाँ पे बी, ठीक है। और एंड में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, कैन यू टेल विच ऑफ दीज कॉलम ए और बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट द जीन, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख लो, जरा लिखवा देती हूँ मैं आपको, ये क्रोमोसोम है पुत्र और ये जीन है, ठीक है। हाउ डिड यू डिसाइड, कैसे आपने डिसाइड किया, देखो जरा। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। सबसे पहले देखो पहला पॉइंट, इट अक्कर इन पेयर, इट अक्कर इन पेयर। इस पॉइंट को देख के हमें नहीं पता चला क्योंकि दोनों ही पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम भी पेयर में पड़े होते हैं और जीन्स भी पेयर में ही पड़ी होती हैं, ठीक है। फिर आओ नंबर 2 पे, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन जब होगी तो क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट हो जाएंगे और जीन्स भी सेग्रीगेट हो जाएंगी, सच दैट कैसे, ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। दोनों पेयर में से, जैसे देखो एग्जांपल हमने ले लिया, यहाँ पे जीन्स कैसे पड़ी हुई हैं, पेयर में पड़ी हुई हैं, ठीक है। आगे ये जीन्स एक दूसरे से अलग होगी, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और जब गैमीट बने तो सिर्फ एक ही जीन आई। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ द ईच पेयर, ओनली वन ऑफ द ईच पेयर, हर एक पेयर में से सिर्फ एक इज ट्रांसमिटेड टू द गैमीट, एक ही आगे गैमीट में गई, ठीक है, क्लियर। अच्छा आगे, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट पेयर्स, पहले तो पेयर्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट पेयर्स, ये एक पेयर, ठीक है पुत्र, ये दूसरा पेयर, एक पेयर को दूसरे पेयर से कोई लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, पेयर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, उनको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो, इट अक्कर इन पेयर, है ना, जीन्स कैसे पड़ी होंगी, पेयर में पड़ी होंगी, क्लियर, ये इसमें भी ऐसे दिख रहा था, है ना, ठीक है, क्लियर। सेग्रीगेट एट गैमीट फॉर्मेशन एंड ओनली ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमीट, उसमें भी यही पढ़ा था, ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमीट, ठीक है। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर, एक पेयर की सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली हो रही है ऑफ अदर पेयर। अब वैसे अगर हम इनको सिर्फ अकेले ऐसे पढ़ रहे हैं तब तो हमें लगेगा कि भाई दोनों ही चीज़ें सेम है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें क्रोमोसोम कौन से होंगे, जीन्स कौन से होंगे, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान से इनको पढ़ के देखो, आपको डिफरेंस मिलेगा कहीं ना कहीं, देखो, ठीक है। अगर मैंने आपको लिखवा दिया यहाँ पे पहले क्रोमोसोम, यहाँ पे जीन्स है ना, उसको भूल जाओ। देखो अकर इन पेयर,
ठीक है, ये भी अकर इन पेयर। जीन्स और क्रोमोसोम दोनों पेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। आगे, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमीट। एक दूसरे से अलग हो रहे हैं ठीक है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ये भी सेग्रीगेट एट द गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन पे ये भी सेग्रीगेट हो रहे हैं। ठीक है, आगे, एंड ओनली यहाँ पे क्या है, सच दैट ओनली वन ऑफ द ईच पेयर, ओनली वन ऑफ द ईच पेयर, हर एक पेयर में से सिर्फ एक इज ट्रांसमिटेड टू द गैमीट। और यहाँ पे क्या है, एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर, एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर, एक पेयर में से सिर्फ एक इज ट्रांसमिटेड टू द गैमीट। यहाँ पे हमें श्योरिटी दे रहे हैं तो हम इंटरनल चीज देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या था, यहाँ पे पूरे का पूरा क्रोमोसोम है, सच दैट ओनली वन ऑफ द ईच, ओनली वन ऑफ द ईच मतलब दोनों में से कोई भी, तो क्रोमोसोम तो कोई भी आ सकता है, यहाँ से हमने पता लगा लिया। ठीक है, क्रोमोसोम कोई भी आ सकता है। ओनली वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमीट, यहाँ पे ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिट टू अ गैमीट। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, पेयर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलग अलग हो रहे हैं। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर। ये देखो, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर, एक पेयर को दूसरे पेयर से कोई लेना देना नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो, जब हमने एक क्रॉस बनाया था ना बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, उसमें हमने इस तरह से क्रोमोसोम शो करे। ठीक है, और यहाँ पे हमने दिखा दिया था कैपिटल आर, ठीक है, यहाँ पे क्या था कैपिटल वाई, और ये क्या था स्मॉल आर, और ये क्या था स्मॉल वाई। ठीक है, ये हमने बनाया था F1 हाइब्रिड। फिर हमने इसकी सेल्फिंग करवाई और आगे क्या बोला, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर, मतलब एक पेयर को दूसरे पेयर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हमने बोला था, विच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो इसकी तो मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दी थी विद द लिंकेज। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए। मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पुत्र जब हम सिंपली समझते हैं ना, तो हमें दो अलग अलग क्रोमोसोम चाहिए, और जीन्स कहाँ पड़ी होनी चाहिए, दो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर, इस जीन पेयर को इस जीन पेयर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लियर। और ये कहाँ पड़ी हुई है, क्रोमोसोम पे पड़ी हुई है। जो हमने क्रोमोसोम वाला कॉलम ए लिया कि वहाँ पे क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, वो हमें एक्चुअल में सेकंड पॉइंट से पता चल रहे हैं। वो हमें क्या शो कर रहा है कि भाई इस तरह से क्रोमोसोम थे, पहले डबल सेट में पड़े हुए थे। व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, तो गैमीट हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4 तरह के गैमीट्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये गैमीट आगे फ्यूजन में कोई भी जा सकता है, रैंडम फ्यूजन हो रहा है, ये भी फ्यूज कर सकता 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 है। ठीक है, तो देखो, segregation at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete। ठीक है, एक गैमेट में दोनों पेयर में से सिर्फ एक ही पेयर, दोनों पेयर में से सिर्फ एक ही गया, ओनली वन ऑफ द ईच पेयर। ठीक है, पेयर में से, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिए ना बेटा, उसके साथ मैं शो कर रही हूँ, दोनों पेयर में से आगे सिर्फ कौन जाएगा, एक ही जाएगा, ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। चलिए अच्छी तरह से पढ़ के देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये वैसे तो, ठीक है, बट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे भी हम रीड करते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 द 2 क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन अंडरलाइन कर लो अपनी बुक्स में भी। During anaphase of meiosis 1, 2 chromosome pair can align at metaphase plate independently of each other। मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे ताकि आपको समझ आए। ये देखो, एक क्रोमोसोम पुत्र ये है पेयर। ठीक है, इस पेयर में मान लो यहाँ पे मैंने बना दिया मैटरनल, कंप्लीट मैटरनल, और यहाँ पे मैंने बना दिया रिकॉम्बिनेंट। ये देखो,
ठीक है, इधर भी मैंने मान लो बना दिया रिकॉम्बिनेंट और ये बना दिया पैटर्नल। ये पैटर्नल है, ठीक है, ये मैटर्नल है कंप्लीट, और ये दोनों बन गए रिकॉम्बिनेंट। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पेयर बनाती हूँ और ज़्यादा समझ आएगा इससे। देखो, एक पेयर मैंने और बना दिया, तो इस पेयर में यहाँ पे मान लो ऊपर की तरफ, ठीक है, ये पड़ा हुआ है पैटर्नल, ठीक है, और ये वाला रिकॉम्बिनेंट है ना, और नीचे ये पड़ा हुआ है मैटर्नल। अब आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ये मैटर्नल और ये रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। ये मैंने अलाइनमेंट शो कर दी, किसकी? क्रोमोसोम्स की। दो पेयर मैंने लिए, ऐसे ही 46 टोटल क्रोमोसोम पड़े होंगे, मतलब 23 पेयर पड़े होंगे, 23 पेयर पड़े होंगे, ठीक है। फिर देखो, तो अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द मेटाफेज प्लेट, मतलब 2 इक्वेटोरियल प्लेट जो बनेगी, तो क्रोमोसोम की जो अलाइनमेंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जरूरी नहीं है पुत्र कि ये वाला क्रोमोसोम ऊपर ही हो, ठीक है, क्योंकि ये मैटर्नल वाला ऊपर हमने लिया तो यहाँ पे भी मैटर्नल वाला ही हो, कोई भी कैसे भी अरेंज हो सकता है। इसको हमने क्या बोल दिया? अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन मेटाफेज 1, ठीक है, क्लियर। और जब सेग्रीगेट होंगे तब भी तो ऐसा सेम चीज होगी। देखो, टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए, इसी कॉलम को समझने के लिए ये अलग अलग डायग्राम्स हमने शो करी हुई हैं, ठीक है। देखो, दिस इज द पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 1 मैंने यहाँ पे भी ले ली, ठीक है, और आगे शो करी हुई है पॉसिबिलिटी 2। पहले पुत्र इसको अच्छी तरह से डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, फिर हम ये एनसीईआरटी वाली डायग्राम देखते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर, जिसके थ्रू जीन्स भी हमारे पास निकल के आएंगे। तो दीज आर द क्रोमोसोमल पेयर, ठीक है, 2 पेयर मैंने ले लिए, मतलब 2 बाइवेलेंट। एक पर्टिकुलर स्टेज हम ले रहे हैं, दैट इज द एनाफेज 1, एनाफेज 1, ठीक है। मान लो ये पूरी तरह से मैटर्नल पुत्र, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट, ओके, ये रिकॉम्बिनेंट, और ये हुआ पैटर्नल, मैटर्नल, और ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। ये दूसरा पेयर मैंने ले लिया, तो जरूरी नहीं है जब ये अरेंज हो रहे हैं तो ऊपर की तरफ ये भी मैटर्नल ही आ जाए, ये पैटर्नल हो सकता है, पैटर्नल रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, और यहाँ पे फिर रिकॉम्बिनेंट, और ये सारा आ गया मैटर्नल। अब समझ आई बात, ठीक है। ये होगी पॉसिबिलिटी 1। अब पॉसिबिलिटी 2 भी ले लेते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे पूरा मैटर्नल, ठीक है, नीचे ये रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट, और नीचे पैटर्नल, ठीक है। और दूसरा जो पेयर है उसमें भी ऐसे हो सकता है कि ऊपर पूरा क्या हो? मैटर्नल, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट ऐसे। आप समझ आया? दिस इज द पॉसिबिलिटी 2, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी 2 है। ये भी एनाफेज 1 ही है, तो अरेंजमेंट तो कैसे भी हो सकता है, ठीक है। एनाफेज 1 है तो मैंने ऐसे एरो लगा दिए ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्रोमोसोम उधर चले जाएंगे, ये क्रोमोसोम उधर चले जाएंगे। क्लियर बेटा? ठीक है। मेटाफेज के बाद एनाफेज 1 स्टेज आ रही है। मेटाफेज 1 में इक्वेटर पे थे, मेटाफेज 1 में ये इक्वेटर पे थे, एनाफेज 1 में ये दोनों सेग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे का सारा पेयर इधर आ जाएगा और ये पेयर उधर चला जाएगा, ठीक है। ये वाले क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे, ये वाले क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर? अब देखो, अब समझो। तो टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर इन लेफ्ट एंड राइट कॉलम। इन द लेफ्ट कॉलम, ये वाला लेफ्ट कॉलम, पॉसिबिलिटी 1, ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटिंग टुगेदर। ऑरेंज, दिस इज ऑरेंज, ठीक है, एंड दिस इज ग्रीन, दीज आर सेग्रीगेटिंग टुगेदर, ठीक है। अच्छा आगे, बट इन द राइट हैंड कॉलम पॉसिबिलिटी द ऑरेंज क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटिंग विद द रेड क्रोमोसोम। यहाँ पे रेड क्रोमोसोम भी हो सकता है, ऑरेंज विद द रेड, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या आगे, येलो विद द ग्रीन, यहाँ पे क्या था, येलो विद द रेड, ठीक है। जो मैंने आपको अरेंजमेंट शो करा, अब इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। देखो, अब इससे 2 सेल बने, ये पूरा एक सेल था, ये पूरा एक सेल था। जब 2 सेल बनेंगे तो ऐसे मैंने 2 सेल बना दिए, ठीक है। एक सेल में ये दोनों आ जाएंगे, मतलब एक पूरा मैटरनल सेग्रीगेशन जो हुई, ठीक है, और एक पूरा पैटर्नल,
ये हम मियोसिस 1 शो कर रहे हैं, ऐसे आ गया। ठीक है, दूसरे सेल में पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाले नीचे वाले दोनों, एक में पूरा ये और ये वाला, ठीक है। यहां पे भी ऐसे हो सकता है। यहां पे अब क्या होगा, ये दोनों एक तरफ, मतलब दोनों मैटरनल एक ही सेल में आ गए। अब लगा पता, अब समझ आया? अच्छी तरह से देखो, कंपैरिजन करो, अच्छे से देखो जरा, है ना। और ये दोनों एक ही सेल में आ गए। ठीक है, क्लियर। अब देखो अपनी डायग्राम फिर से अच्छी तरह से। तो पॉसिबिलिटी 1 में 1 लॉन्ग ऑरेंज, ये क्रोमोसोम हमें दिखाए हुए हैं, एक लॉन्ग ऑरेंज है एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम, एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट सेम पोल, लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले बाइवेलेंट कौन से थे पुत्र, ये एक पेयर बाइवेलेंट और ये एक पेयर था बाइवेलेंट। ठीक है, मतलब ये डायग्राम हमें ऐसे देखनी है अपनी बुक में, देखो जरा ऐसे, ठीक है, घुमा के। अच्छा, नाउ देयर इज सेग्रीगेशन एनाफेज 1, तो क्या होगा, ये दोनों क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चले जाएंगे, ये दोनों क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो इस पोल की तरफ ऑरेंज और ग्रीन ही गए, वो किससे डिसाइड हुआ, वो डिसाइड हुआ मेटाफेज 1 में किस तरह से क्रोमोसोमल पेयर या बाइवेलेंट अरेंज होंगे ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो पॉसिबिलिटी 2 में बाइवेलेंट कौन से हैं, ये वाले ऑरेंज एंड येलो। ठीक है, और ये वाले बाइवेलेंट कौन से हैं, दीज आर रेड एंड ग्रीन। ठीक है, इसमें ग्रीन यहां था, रेड यहां था, यहां पे रेड यहां है, ग्रीन यहां पे है। तो जब सेपरेशन होगी एनाफेज 1 में, तो एक पोल की तरफ क्या आएंगे, ऑरेंज और रेड, इस पोल की तरफ क्या आएंगे, ग्रीन एंड येलो। समझ आ गया। तो सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर, ये हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर, मतलब कोई भी क्रोमोसोम कैसे भी अरेंज हो सकता है। ठीक है, एक पेयर को दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे ऑरेंज हो और यहाँ पे येलो। ठीक है, यहाँ पे जो डायग्राम बनी है उसके हिसाब से यहाँ पे येलो है, यहाँ पे ऑरेंज है, बट क्रोमोसोम जैसे इनका दिल करे वैसे ये अरेंज हो सकते हैं। अच्छा, दिस इज मियोसिस 2 एंड दिस इज एनाफेज, मतलब एनाफेज 2। तो उसमें हमें क्या नजर आ रहा है, अब एक सेल के अंदर ये दोनों क्रोमोसोम थे। ठीक है, तो ये दोनों क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ एनाफेज 2 में, तो ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ये भी दोनों क्रोमेटिड येलो वाले एक दूसरे से अलग हुए, ये भी दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हुए। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हो रहा है, ऑरेंज, बट यहाँ पे अब क्या आगे, रेड। ठीक है, ऑरेंज एंड ग्रीन, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। क्लियर, बाकी सारी चीजें सेम ही है। एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल। तो मेन बेस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का यहाँ छुपा पड़ा है। ठीक है, कि क्रोमोसोम जैसे मर्जी अरेंज हो सकते हैं, मेटाफेज में जो अरेंजमेंट होगा उसी के ऊपर बेस्ड है कि आगे एनाफेज 1 में किस तरह से क्रोमोसोम सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने आपको दिखा दी। पॉसिबिलिटी 1, ऊपर की तरफ क्या था, मैटरनल, नीचे की तरफ क्या था, पैटर्नल, यहाँ पे क्या था, पैटर्नल, यहाँ पे मैटरनल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने दोनों ही क्या शो कर दी दोबारा, ये वाले पहले से की तरह ही है, मैटरनल पैटर्नल, बट अगले वाला मैंने बदल दिया, यहाँ पे क्या बना दिया, मैटरनल, यहाँ पे क्या बना दिया, पैटर्नल। तो ये पहले उनका अरेंजमेंट कौन सी स्टेज में, मेटाफेज 1 में, फिर आगे उनकी आएगी सेपरेशन। अगर अरेंजमेंट ऐसे हुआ पड़ा है तो सेग्रीगेशन भी तो इनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर। ये बेटा अच्छी तरह से आपने पढ़ लेना है। अगर अब इसमें कोई डाउट रह गया होगा तो फिर से पूछ लेना, वैसे कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। और ये वाला जो आपका एक टेबल बना पड़ा था, उस टेबल में ऊपर लिख लेना है आपने, दिस इज क्रोमोसोम एंड दिस इज जीन। ठीक है, सेकंड पॉइंट से हमें पता चला, इवन थोड़ा थोड़ा थर्ड पॉइंट से भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक और चीज़ है, इसी में ही अब कंप्लीट कर लेते हैं इसको, पहले लिंकेज हम कल स्टार्ट करेंगे।
इसमें एक पर्टिकुलर पैराग्राफ था आपकी एनसीईआरटी में, कुछ बच्चों का डाउट था, काफ़ी बच्चों ने ये मैसेज भेजा था कि ये हमें करवाओ, एनसीईआरटी की वर्डिंग है। देखो ज़रा, जो इनको समझ नहीं आ रही थी ये वाली चीज़ समझो अच्छी तरह से। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। यहाँ पे सिंपली हम शो करेंगे डोमिनेंट एंड रिसेसिव। आपकी बुक में डोमिनेंट और रिसेसिव को शो करने के लिए ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। तो देखो सर, समझो अच्छी तरह से। एक एग्जाम्पल हमने लिया एक जीन का, दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। पुत्र एक जीन है, ठीक है, कोई जीन है, एक क्रोमोसोम के ऊपर पड़ी हुई है, ये जीन है, और इस जीन के पास एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। मतलब जीन क्या बना रही है, एंजाइम बना रही है। एक पर्टिकुलर जीन है जिससे क्या बन रहा है, एंजाइम बन रहा है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन। हमें पता है कि इस जीन की 2 कॉपीज होंगी हमेशा, क्योंकि जीन कैसे रहती है, पेयर में रहती है, ठीक है। द 2 एलिलिक फॉर्म, और क्योंकि दूसरी फॉर्म पड़ी हुई है तो हम उसको क्या बोल देंगे, एलील बोल देंगे। मतलब ये जीन की 2 फॉर्म्स हो सकती हैं। जीन कैसी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है पुत्र, या फिर इसकी दूसरी ऑपोजिट फॉर्म भी हो सकती है। एक नॉर्मल जीन और दूसरी इसकी एलिलिक फॉर्म, ठीक है, मैंने सीधा लिख दिया एलिलिक फॉर्म, क्लियर। जीन हमेशा कैसे पड़ी होंगी, पेयर में पड़ी होंगी। एक होगी नॉर्मल जीन और दूसरी उसकी एलिलिक फॉर्म होगी। और ये पर्टिकुलर जीन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या बना रही है, एक एंजाइम बना रही है। नाउ लेट अस अज्यूम दैट द नॉर्मल जीन प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। नॉर्मल जीन, ठीक है, नॉर्मल जीन, ये वाली नॉर्मल जीन पुत्र क्या बना रही है, नॉर्मल एंजाइम बना रही है। नॉर्मल जीन क्या प्रोड्यूस कर रही है, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो। अच्छा, आगे नेक्स्ट, प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट। हमें पता है एंजाइम हमें कहाँ चाहिए, एक सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम जुड़ेगा, +1 में आप कर चुके हो, तो रिएक्शन जाके कंप्लीट होगी। मतलब ये एक ऐसा एंजाइम है जो हमें एक रिएक्शन में चाहिए, एक सबस्ट्रेट से आगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए ये एंजाइम हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वो एंजाइम किससे बन रहा था, एक नॉर्मल जीन से एक एंजाइम बन के आ रहा है, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो दूसरा एलील है मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है, मॉडिफाइड एलील जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइड एलील। मॉडिफाइड एलील, इसी जीन का जो मॉडिफाइड एलील है उससे क्या क्या हो रहा है, देखो जरा क्या क्या हो रहा है। पहला, नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम, इससे नॉर्मल एंजाइम भी बन सकता है, या फिर लेस एफिशिएंट मतलब जो अच्छी तरह से काम ना कर पाए वो वाला एंजाइम भी बन सकता है। जो मॉडिफाइड एलील है उससे नॉर्मल भी बन सकता है या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम भी बन सकता है। अच्छा, या फिर पॉसिबिलिटी एक और है, नॉन फंक्शनल एंजाइम, ऐसा एंजाइम बन सकता है जो आगे काम ही ना कर पाता हो, नॉन फंक्शनल एंजाइम, ठीक है। अच्छा, और तीसरा, नो एंजाइम एट ऑल, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जो एलील मॉडिफाई हो गया, ध्यान दो पुत्र, फिर से एक बार देखो जरा, एक पर्टिकुलर जीन है वो क्या बना रही है, एंजाइम बना रही है। अब ये जो जीन है ये 2 फॉर्म में हो सकती है, जीन नॉर्मल भी हो सकती है या फिर इसकी एलीलिक फॉर्म भी हो सकती है, कोई जीन में बदलाव भी आ सकता है। जो नॉर्मल जीन है वो तो नॉर्मल ही एंजाइम बनाएगी, ऑलवेज, हमेशा, पक्का ही, मतलब, ठीक है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल एंजाइम। अच्छा, जो मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड एलील है, उससे आगे 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। जो मॉडिफाइड एलील है वो आगे नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम भी बना सकता है, ठीक है, या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम भी बना सकता है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उससे कोई एंजाइम बने ही ना, ठीक है। मॉडिफाइड एलील से ऐसा भी हो सकता है कि कोई एंजाइम बने ही ना, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, नॉर्मल, नॉन फंक्शनल या फिर नो एंजाइम।
क्लियर है ना। इन द फर्स्ट केस, ये पहला केस, द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। ध्यान दो, जो मॉडिफाइड एलील है, क्योंकि उसका फंक्शन जो है मान लो नॉर्मल भी हो सकता है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। ठीक है, अनमॉडिफाइड मतलब नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल जीन या फिर नॉर्मल एलील, है ना। इसके साथ ही ये दोनों इक्वल हैं, ऑलमोस्ट इक्वल इफेक्ट इनका आ रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज इक्विवेलेंट। ठीक है, दैट इज इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, क्योंकि इससे सेम फिनोटाइप आ रहा है, इससे भी नॉर्मल एंजाइम बन सकता है। ठीक है, फिनोटाइप और ट्रेट, दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट, क्योंकि ये भी क्या करेगा, ये भी सबस्ट्रेट को आगे ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। कौन बेटा, एंजाइम। ठीक है, यहां पे भी नॉर्मल एंजाइम बना। आगे, सच इक्विवेलेंट एलील पेयर आर वेरी कॉमन, और इस तरह के इक्विवेलेंट पेयर बहुत कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे, बट इफ द एलील प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, बट अगर ये दोनों केसेस हो, कैसे कि वो जो मॉडिफाइड एलील है या तो किसी तरह का कोई एंजाइम बना ही नहीं रहा है, या फिर अगर एंजाइम बन रहा है तो कैसा है, नॉन फंक्शनल। ठीक है, द फिनोटाइप बी अफेक्टेड, जो फिनोटाइप है, जो एक्सप्रेशन है, वो अफेक्ट होगा। कैसे अफेक्ट होगा, क्योंकि इसने तो एंजाइम बनाया ही नहीं, अगर एंजाइम बनाया भी तो वो कैसा है, नॉन फंक्शनल। मीन्स हम ये किस लिए करवा रहे थे, एक सबस्ट्रेट था, एक सबस्ट्रेट से आगे क्या बन रहा था, प्रोडक्ट बनना था। ठीक है, उस प्रोडक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंजाइम। ठीक है, एंजाइम किससे बन रहा है, या तो नॉर्मल जीन से बन के आ रहा है, या तो पुत्र मॉडिफाइड फॉर्म से भी बन सकता है, बट मॉडिफाइड फॉर्म में हर मॉडिफाइड फॉर्म से नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ ही मॉडिफाइड फॉर्म से ये बन सकता है। ठीक है, क्लियर है ना। द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना ही नहीं, है ना, एंजाइम तो बना ही नहीं, तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। द फिनोटाइप और ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। तो जो फिनोटाइप है या जो करेक्टर है, जैसे देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बनना है, ठीक है, जो फिनोटाइप है, जो करेक्टर है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, विल ओनली बी, एनसर्कल कर लो, ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अनमॉडिफाइड एलील पे डिपेंडेंट है फिनोटाइप। ठीक है, क्योंकि जो अनमॉडिफाइड एलील है, सिर्फ उसी से ही वो फिनोटाइप, वो प्रोडक्ट बन के आ रहा है। ठीक है, अनमॉडिफाइड दैट इज फंक्शनिंग एलील, नॉर्मल एलील, फंक्शनिंग एलील, नॉर्मल जीन, विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप, जिससे हमारे पास ओरिजिनल फिनोटाइप या नॉर्मल एंजाइम बन के आ रहा था, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑलवेज इट इज डोमिनेंट। क्या बोलेंगे, हमेशा इसको डोमिनेंट बोलेंगे। एंड द मॉडिफाइड एलील, जिसकी वजह से हमारे पास ऐसे ऐसे इफेक्ट्स आ सकते हैं, उसको हम क्या काउंट कर लेंगे पुत्र, दिस इज नॉन एज रिसेसिव। क्या बोल देंगे, रिसेसिव एलील। Hence, in the example above, the recessive trait is seen due to non-functioning enzyme. Recessive trait हमें किसकी वजह से दिखेगा, या तो non-functioning enzyme या फिर if there is no enzyme is produced. ठीक है, अब फिर से समझो, ये तो सिर्फ बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन थी। एक्चुअल में ये वाला जो पैराग्राफ है, ये आपको बताने के लिए है कि हम एक डोमिनेंट जीन या रिसेसिव जीन किस बेस पे बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया एक रिएक्शन का। ठीक है, एक रिएक्शन थी जिसमें एक सबस्ट्रेट था, आगे हमारे पास क्या बनना है, प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, फिनोटाइप या प्रोडक्ट, ऐसे हमने बोल लिया, कोई फिनोटाइप अपीयर हो रहा है या फिर प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, या जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है ना। तो इस रिएक्शन के लिए हमेशा जरूरत पड़ेगी एक एंजाइम की। ठीक है, एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, और वो एंजाइम किससे बन के आएगा, एक जीन से बन के आएगा। अगर एक जीन नॉर्मली एंजाइम बना पा रही है, तो उस जीन को हमने क्या मान लिया, सिंपल लैंग्वेज में उसको मान लिया हमने डोमिनेंट। ठीक है, अगर वो एंजाइम नहीं बना पा रही है, या फिर एंजाइम बन गया बट वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं बना, तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, जीन को, इट इज़ रिसेसिव। ठीक है, बट सेम आपको ऐसे ही अपनी बुक के साथ, अपनी लाइंस के साथ करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, एक बार पुत्र अच्छी तरह से ये चीज़ें कर लेना
और प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताना कि आपको ये चीज़ें समझ आई कि नहीं आई। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया होगा किसी चीज़ में पुत्र, तो मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे लिंकेज, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर लिंकेज, ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अच्छी तरह से कवर करो। आज आपका टेस्ट भी होगा, है ना, उसमें भी अगर कोई डाउट्स होंगे देन यू कैन सेंड। ओके, थैंक यू बेटा, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।